चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं और उस हर एक चीज पर नए सिरे से सोचते हैं जिसे हमारा समाज बिहेवियरल कंडीशनिंग के बारे में बिल्कुल सच मानता है। बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि अच्छे काम के लिए इनाम मिलेगा और बुरे काम के लिए सजा। चाहे वो स्कूल में मिलने वाला गोल्ड स्टार हो या ऑफिस का बोनस, पूरा सिस्टम लगभग इसी पर टिका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये पूरा ढांचा ही बुनियादी रूप से गलत हो तो? आज इस विषय की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक महान दार्शनिक ने डिसिप्लिन को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। ये बात एनलाइटमेंट के दौर के महान दार्शनिक इम्मैनुअल कांट ने कही थी, और सच कहूं तो ये उनकी सबसे कंट्रोवर्शियल बातों में से एक है, क्योंकि ये हमारी उन गहरी मान्यताओं को सीधे चुनौती देती हैं जो बरसों से चली आ रही हैं। कांट का बड़ा ही साफ मानना था कि अगर किसी बच्चे को शरारत के लिए सजा दी जाए और अच्छाई के लिए इनाम, तो वो आगे चलकर सिर्फ उस इनाम के लालच में ही सही काम करेगा। उनके हिसाब से ऐसी आदत डालने का सीधा सा मतलब है कि बच्चा असल में अच्छाई नहीं सीख रहा, वो तो बस फायदे और नुकसान का हिसाब लगाना सीख रहा है। और यहीं से एक ऐसी समस्या पैदा होती है जिसे कांट बहुत पहले भांप गए थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि इनाम पर निर्भर रहने से एक बेहद कमजोर नैतिक नींव, यानी एक फ्रैजाइल मॉरल फाउंडेशन बनती है। अब इस बात को प्रैक्टिकल लेवल पर देखिए। जब एक व्यक्ति असली दुनिया में कदम रखता है और देखता है कि यहाँ तो अच्छाई के बदले हमेशा इनाम नहीं मिलता और बुराई के लिए हमेशा सजा भी नहीं मिलती, तब क्या होगा? तब वो पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगता है। इस स्थिति को फिलॉसफी में हेटेरोनॉमी कहा गया है, जहाँ डर या इनाम इंसान के व्यवहार को चलाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत होती है ऑटोनॉमी, जहाँ लोग अपने सच्चे कर्तव्य यानी ड्यूटी से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। तो इस ट्रेडिशनल रिवॉर्ड सिस्टम की फेल होने के पीछे क्या लॉजिक है? इसे समझने के लिए 2 स्टेजेस ऑफ डिग्निटी यानी गरिमा के 2 चरणों को जानना जरूरी है। अब कांट के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो शायद कम ही लोग जानते हैं। उनका जीवन किसी आम दार्शनिक जैसा नहीं था जो बस किताबों में खोया रहे। अपनी मशहूर क्रिटिक्स छापने से बहुत पहले उन्होंने 1740 और 50 के दशक में लगभग 15 साल एक प्राइवेट ट्यूटर के रूप में बिताए थे। ये वो दौर था जिसने मानव व्यवहार और नैतिक विकास की उनकी प्रैक्टिकल समझ को गहराई से आकार दिया। रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चों को सिखाते हुए उन्होंने ग्राउंड लेवल पर ऑब्जर्व किया था कि असल में क्या काम करता है और क्या सिर्फ एक भ्रम है। उसी ग्राउंड लेवल नॉलेज को आधार बनाकर फिलोसोफर योहानस कीसिंगर ने कांट की इस थ्योरी को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है इनिशियल डिग्निटी। कांट कहते हैं कि मनुष्य होने के नाते जन्म से ही स्वतंत्रता और तर्क शक्ति सबको मिली हुई है। ये हमारी बेसिक डिग्निटी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इंसान के पास एक ड्यूटी भी है, और वो है इसके दूसरे चरण यानी रियलाइज्ड डिग्निटी तक पहुंचना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मॉरल ऑटोनॉमी को विकसित करके अपनी इस इनबॉर्न गरिमा को पूरी तरह साकार करना होता है। और ये सिखाता है कि अपनी गरिमा को पूरी तरह हासिल करने के लिए सच्ची ऑटोनॉमी आखिर क्यों जरूरी है। आमतौर पर सोचा जाता है कि ऑटोनॉमी का मतलब है जो मन में आए वही करना, पर कांट के लिए इसका अर्थ बिल्कुल अलग था। उनके हिसाब से इसका मतलब है कि इंसान के काम बाहरी ट्रिमिंग या किसी लालच के बजाय खुद की समझ और आंतरिक नैतिक सम्मान से चलने चाहिए। मतलब हमारी इच्छा शक्ति किसी बाहरी दबाव में आकर काम नहीं करती, बल्कि वो खुद के लिए एक नैतिक कानून बन जाती है। और ये हमें इस चर्चा के सबसे कोर हिस्से पर लाता है, जिसे कहते हैं द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल कर आता है कि सच्ची नैतिकता में व्यक्तिगत इच्छाओं को बिल्कुल दरकिनार करके नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव दरअसल एक ऐसी शर्त रहित नैतिक बाध्यता है जो हर स्थिति में मान्य होती है। चाहे आसपास आग लगी हो या किसी तरह का डर हो, ये नियम बदलता नहीं है। ये उस बिहेवियर से बिल्कुल अलग है जहाँ कोई काम सिर्फ मशहूरी पाने या सजा से बचने के लिए किया जाता है। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में ये नहीं सोचा जाता कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है, बल्कि सिर्फ ये देखा जाता है कि क्या ये काम नैतिक रूप से सही है। इसे और भी सिंपल तरीके से समझने के लिए इन 2 मुख्य नियमों को देखते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के दिमाग में एग्जाम में चीटिंग करने या कुछ चुराने का ख्याल आता है। उस पर यह पहला नियम लागू करके देखिए। क्या चोरी करना हर किसी के लिए एक यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियम बन जाना चाहिए? जैसे ही ऐसा सोचा जाता है, एक बड़ा लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाता है। अगर दुनिया में सभी चोरी करेंगे तो प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं।
इसीलिए क्योंकि ये नियम सब पर लागू नहीं हो सकता, ये काम बिल्कुल गलत है। दूसरा नियम ये सिखाता है कि मानवता को हमेशा एक आखिरी लक्ष्य मानना चाहिए, न कि सिर्फ अपना काम निकालने का एक जरिया। ये कॉन्सेप्ट सामने एक और बहुत अहम अंतर पेश करता है, हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव्स और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स के बीच का अंतर। हाइपोथेटिकल तब होता है जब कोई शर्त जुड़ी हो, जैसे अगर ए ग्रेड चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। ये प्रूडेंशियल है, यानी एक तरह से फायदे का सौदा। पर कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव तब काम करता है जब बिना किसी शर्त के पढ़ाई की जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ज्ञान हासिल करना और ईमानदार रहना खुद में एक नैतिक कर्तव्य है। कांट मानते थे कि एकदम सही अनुशासन इस दूसरी स्रोत से ही आना चाहिए। खैर, 18वीं सदी के इन दार्शनिक विचारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे 21वीं सदी की असली दुनिया में। देखते हैं डिसिप्लिन इन द रियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। एक बड़ा ही दिलचस्प केस स्टडी सामने आया घाना के नकुरांजा साउथ म्यूनिसिपैलिटी से, जिसने इन आइडियाज को प्रैक्टिकल टेस्ट पर रखा। इस स्टडी में देखा गया कि किस तरह गंभीर इनडिसिप्लिन लगातार शैक्षणिक सफलता को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये थी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की तोड़फोड़ या चीटिंग तक सीमित नहीं थी। इसको बढ़ावा देने में खुद टीचर्स और प्रिंसिपल्स की अनुपस्थिति और उनका रोल मॉडल बनने में असफल रहना भी शामिल था। अब सोचिए, जब बड़ों में ही आंतरिक अनुशासन नहीं था, तो बच्चों से उसकी उम्मीद कैसे की जा सकती थी? और डेटा ने आगे एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जो कांट की थ्योरी को बिल्कुल सच साबित करती है। पाया गया कि जो पुराने सख्त सजा वाले तरीके थे, जैसे छड़ी मारना, सस्पेंड करना या मैदान में घास उखड़वाना, वो बुरे व्यवहार को रोकने में पूरी तरह फेल हो गए थे। उनसे सिर्फ डर और विद्रोह पैदा हो रहा था। इसके बिल्कुल विपरीत जब कांट के सिद्धांतों से मेल खाते हुए तरीके अपनाए गए, जैसे काउंसलिंग देना, स्टूडेंट्स को उनकी जिम्मेदारी खुद लेने देना और आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनाना, तब जाकर असली एकेडमिक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। इस रियल वर्ल्ड स्टडी से एक बेहद शानदार कथन निकल कर आया है। Discipline imposed from the outside eventually defeats when it is not matched by desire from within. यानी बाहर से थोपा गया अनुशासन तब तक फेल है जब तक अंदर से उसे अपनाने की चाहत न हो। ये आंकड़े और नतीजे बिल्कुल सटीक ढंग से कांट के उसी मूल सिद्धांत की गूंज हैं कि किसी को भी बेजान वस्तुओं की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें बस सजा या इनाम से मैनिपुलेट कर लिया जाए। आखिर इंसान ऑटोनमस बीइंग्स हैं। अगर आंतरिक नैतिक इच्छा नहीं जागेगी तो बाहर का हर दबाव एक न एक दिन टूट ही जाएगा। तो सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? आइए देखते हैं कल्टिवेटिंग द गुडविल की अहमियत। अगर सजा का डर और इनाम के गोल्ड स्टार्स दोनों ही लंबे समय तक काम नहीं आते, तो फाइनल सॉल्यूशन उस चीज में है जिसे कांट सबसे बड़ा नैतिक स्रोत मानते थे, और वो है गुड विल, यानी शुभ इच्छा। कांट का बहुत ही लाजवाब तर्क था कि बाकी जितने भी पॉजिटिव गुण हैं, जैसे बहुत तेज दिमाग होना या फिर अनुशासित ढंग से आज्ञा मानना, इनका भी गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। एक शातिर अपराधी भी तो बहुत अनुशासित और बुद्धिमान हो सकता है ना। लेकिन सिर्फ गुड विल एक ऐसी चीज है जो अनकंडीशनली गुड है, क्योंकि इसका शुद्ध इरादा सिर्फ और सिर्फ अपने नैतिक कर्तव्य का पालन करना होता है, नतीजा चाहे जो भी निकले। और इस खूबसूरत थॉट को समझाने के लिए कांट ने एक बेहद प्यारा मेटाफर यानी एक रूपक दिया था। वो कहते हैं कि गुड विल एक हीरे, एक चमकते हुए जूल की तरह होती है। अगर किसी बुरी किस्मत की वजह से ये गुडविल अपने मकसद में सफल ना भी हो पाए, तब भी ये अपनी ही रोशनी से चमकती रहेगी, जिसकी पूरी कीमत उसके अपने अंदर होती है। ये मेटाफर पुकार पुकार कर कहता है कि सच्चा अनुशासन भीतर से रोशन होना चाहिए, जिसे बाहरी तारीफ, इनाम या सामाजिक तालियों की कोई जरूरत नहीं होती। तो फिर इस आंतरिक हीरे को आखिर तराशा कैसे जा सकता है? इसके लिए 3 बेहद व्यवहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, सोक्रेटिक मेथड का इस्तेमाल करना, मतलब नियम थोपने के बजाय ऐसे सवाल पूछें जिससे नैतिक दिमाग खुद ब खुद चलने लगे। दूसरा, शुद्ध नैतिक इरादों वाली कहानियां और उदाहरण पेश करना। और तीसरा, सबसे जरूरी कदम, व्यक्ति के अंदर उसके खुद के सम्मान, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जागृत करना। ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें किसी को बाहरी नियम नहीं सिखाने, बल्कि उन्हें उस आंतरिक नैतिक कानून का एहसास करवाना है जो पहले से ही उनकी अपनी तर्क शक्ति में मौजूद है। जैसे जैसे ये विश्लेषण अपने अंत की ओर बढ़ता है, एक प्रश्न चिंतन करने पर मजबूर जरूर करता है।
क्या रोजमर्रे के फैसले और अनुशासन सिर्फ किसी इनाम की आशा और सजा के डर से संचालित हैं, या फिर वे एक आंतरिक कर्तव्य की बेहद गहरी भावना से निकल रहे हैं? कांट के ये विचार आज भी हम सबके व्यवहार और आंतरिक प्रेरणाओं को परखने का एक बेहतरीन नजरिया देते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए